हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। माइट भी आपको पीछे मेरे बहुत सारी नॉइस सुनाई दे ट्रैफिक की, बट लेट्स एंजॉय, है ना। ये भी आजकल नेचर का पार्ट हो चुकी हैं। सो लेट्स एंजॉय विद द वॉइसेस एंड लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ ओवर 1.6 लाख इंडियंस गेव अप सिटीजनशिप लास्ट ईयर। ठीक है, वाई आई एम बेसिकली इनकॉर्पोरेटिंग दिस आर्टिकल। अगर सिटीजनशिप से लेके कोई भी आपका ऐसे आता है, ठीक, कोई भी आपके अगर बात करते हैं पॉलिटिकल पेपर की बात करते हैं, ठीक, उसमें अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आ रहा है मेंस पेपर का या प्रीलिम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है कि 2021 में 1.6 लाख जो आपके इंडियंस हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया है, छोड़ दिया है। एंड पिछले 5 सालों में ये सबसे हाईएस्ट डेटा देखने को मिल रहा है। किसने प्रोवाइड किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। कहाँ पर? लोकसभा में। एंड वो कब प्रोवाइड किया है? ट्यूसडे को प्रोवाइड। नाउ 78,000 इंडियंस की बात करते हैं तो उन्होंने यूएस सिटीजनशिप एक्वायर कर दी है। एंड बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आपको ये हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, इंडिया के यहाँ पर प्रोविजंस की बात आती है। वाई वी आर बेसिकली रिगार्डिंग दिस, हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं देखना कि कौन सी कंट्री ने कितना आपका लिया है, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ वॉट कि सिटीजनशिप का बेसिक क्या प्रोविज़न है हमारे उसमें। ठीक है, अगर आप इंडिया के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको स्टेट्स के बारे में दिया है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया है, एंड देन कम्स आर्टिकल 5 to 11। ये आर्टिकल अगर आप देखेंगे पार्ट 2 में आता है जिसमें हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड 362 इंडियंस की बात करते हैं चाइना में, उन्होंने भी चाइनीज सिटीजनशिप को क्या किया है? एक्वायर किया है। ठीक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करते हैं फॉर होम, नित्यानंद राय जी ने एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करते हुए क्या कहा है कि आपके इंडिविजुअल्स ने ये इंडियन सिटीजनशिप क्यों रिनाउंस कर दी है, क्योंकि कुछ रीजंस थे जो उनके पर्सनल थे। ठीक है, 2018 की बात करते हैं, एमएचए रिवाइज फ्रॉम 22nd अंडर सिटीजनशिप रूल्स एंड इंक्लूडेड अ कॉलम ऑन सर्कमस्टांसेस रीजन ड्यू टू विच एप्लीकेंट इंटेंड्स टू एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप। यानी कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें आपका सिटीजन क्या कर सकता है? इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करके फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। सो आपको यहाँ पर बेसिक क्या काम करना है? आपको आर्टिकल 5 to 11 कवर करना है इन द पॉलिटी। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड बुक यू ऑल आर अवेयर ऑफ, आई नीड नॉट टू टेल यू दैट इज लक्ष्मीकांत, है ना। एल्स इन अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, वॉट मैटर्स, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसमें कंटेंट खराब रहता है, बट उसकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिया हुआ। एंड सेकंड थिंग इज, किसी भी बुक को जितना मैक्सिमम टाइम्स हो सकता है उतना मैक्सिमम टाइम्स इसको रिवाइज करिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक जो रिप्लाई स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? अपनी सिटीजनशिप को रिलिंक्विश किया था, उनके नंबर्स दिए हुए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूएस में, पाकिस्तान एंड नेपाल में भी। एक रिप्लाई फर्निश किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में, जहां पर यह बताया गया कि नंबर ऑफ इंडियंस हु गेव अप सिटीजनशिप किसमें? 17, 18, 19, 20 में ये आपको पर्टिकुलर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट 1.6 लाख इंडियंस ने ये काम किया। दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूज़। कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या किया आपको पता लग चुका है, इसके लिए आपको क्या देखना है? दैट इज ऑल गिवन हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एससी ट्रांसफर अग्निपथ पिटीशंस टू हाई कोर्ट। ठीक, अग्निपथ बार बार न्यूज़ में आया तो आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, देयर आर आई थिंक 80% to 90% चांसेस कि 80 अग्निपथ पे आपका क्वेश्चन आएगा। नाउ अभी आपके बहुत सारे लिटिगेशन, मल्टीपल लिटिगेशन आपको देखने को मिल रहे हैं अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड जो ना कि डिजायरेबल है ना ही बहुत प्रॉपर तरीके से है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एंड ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट अब आपका कोर फोरम की तरह काम करेगा, ताकि इन सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट स्कीम की लीगैलिटी को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उन सबको एड्रेस करेगा। ठीक है, आपके टॉप कोर्ट ने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दी है पटिशंस जो अग्निपथ के रिलेटेड आई थी बिफोर ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट। यानी दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो जो भी आपकी अग्निपथ की पटिशंस थी वो सारी पटिशन आपकी ट्रांसफर कर दी गई है। बंच ऑफ पटिशंस के हाउएवर बेसिकली कहाँ लिस्ट कर दिया गया? दिल्ली हाई कोर्ट में। तो एक जनरल प्रोसीजर की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई केस आपको देखने को मिल रहा है तो व्हाट हैपेंस इज दिस, आपका ये जो कोर्ट के पास कोई केस आया है तो इसको पहले विड्रॉ करके फिर देन आपको फाइल करना होता है। बट आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल यहाँ पर क्या कह दिया है कि दैट यूजुअली द पटिशनर्स वुड बी आस्क्ड टू विड्रॉ देयर केसेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। पहले आपके पटिशनर्स को कहा जाएगा कि आप अपने केसेस को विड्रॉ कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट से एंड अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन देयर ओन। उसके बाद वो अपने दिल्ली हाई कोर्ट में खुद से जाएंगे। ठीक, बट इस टाइम बेंच वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू ट्रांसफर द केस टू दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हुए बेंच ने क्या करा है, सारे केसेस को अपने आप ही दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, ताकि जो भी नंबरिंग है उनकी हो जाए एंड वो हियरिंग के लिए आपके क्या हो जाए? तैयार हो जाए। ठीक,
बेसिक काम क्या था कि वो डिले को किसी तरीके से अवॉइड करना चाहते थे ना, जल्दी ये रिजॉल्व हो जाए, वरना विड्रॉ होता फिर फाइल करते तो बहुत टाइम लग जाता। सिमिलर पिटिशंस की बात करते हैं जो या तो अग्निपथ को चैलेंज कर रहे हैं या डायरेक्शन चाह रहे हैं सेंटर से एंड आर्म फोर्सेस टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो भी आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको कंप्लीट करने के लिए जो आपकी इनिशिएट हो चुकी है बिफोर द स्कीम पर पेंडिंग इन वेरियस हाई कोर्ट्स, यानी वेरियस हाई कोर्ट्स में अभी भी आपकी जो पटिशंस वो चल रही हैं, कोई इस पर सुनवाई, कोई जजमेंट नहीं आया, बट आपको पता है कि इसकी जो भर्ती वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना, जब बेसिक रैली हैज़ बीन स्टार्टेड द नाउ। अदर देन इन दिल्ली हाई कोर्ट पिटिशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे और स्टेट्स में भी आपको ये पिटिशंस देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपके पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो आर्म फोर्सेज जो ट्राइब्यूनल है कोची में, वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। आपको पता है अग्निपथ में बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो भी आपके डिफेंस सर्विसेज है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके जो यूथ है उनको इंडक्ट किया जाएगा, ठीक। सो थोड़ा सा इशू है कि उतने साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आप नौकरी देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई इसमें बहुत सारे आपको देखेंगे इशूज़ रेज होते हुए, एंड इसीलिए आपको सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग पटिशंस हैं, ठीक है। तो आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेडिकलाइजेशन अमंग इंडियंस इज मिनिस्कल, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है, ठीक। क्या कहा है लोकसभा में, दैट ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप की बात करते हैं या फॉरेन एजेंसीज की बात आप करेंगे, ठीक है, हैव बीन मेकिंग एफर्ट्स, वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि पीपल को रेडिकलाइज किया जाए। रेडिकलाइज मतलब मान लीजिए उनको बताया जाए कि भाई आप जिस स्टेट में रहते हैं वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, आपके बेसिकली जो भी अगर आप कहेंगे आपकी जो डिमांड्स है उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाएगा, डोमिनेट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें पीपल को रेडिकलाइज करती है, पर्टिकुलर किसी थॉट की तरफ आप उसको इंक्लाइन कर देते हैं। बट ये जो इंक्लिनेशन है रेडिकल आइडियोलॉजीज़ की तरफ, ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर विद द पॉपुलेशन, यानी जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में जो लोग किसी पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ झुक रहे हैं, उनका झुकाव हो रहा है बहुत कम देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने अपने एक रिटन आंसर में क्या कहा था, दैट गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू स्टॉप द इंक्लिनेशन टू रेडिकल आइडियोलॉजीज ओइंग टू वेरियस फैक्टर्स, यानी बहुत फैक्टर्स को वो करते हुए आपके गवर्नमेंट में एफर्ट्स किए हैं ताकि वो इंक्लिनेशन को रोक सके। एंड द एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट इंक्लूड प्रमोशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, को एग्जिस्टेंस अमंग वेरियस कम्युनिटीज़, यानी हम क्या करेंगे, कंपोजिट कल्चर, सबके कल्चर को एक साथ मिला के एंड देन आपका क्या करेंगे, उस कल्चर को प्रमोट करेंगे एंड एक दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ रहने के लिए हम को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करेंगे। रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं बाय द ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप सच एज ISIS एंड अलकायदा इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। किसी भी कंट्री की बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो ISIS अलकायदा जो भी आपके ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप यू ऑल नो, जिसमें टेररिस्ट बेसिकली काम करते हैं, ग्लोबल जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, पीपल को इंक्लाइन करेंगे कि भाई जो ये लोग आपकी जो सरकार कर रही है, आपके जो देश के लोग कर रहे हैं वो गलत है, आप हमारे साथ आ जाइए, ठीक है। नाउ फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इन इट सेड द गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट टू एंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप क्या करेंगे, आपकी गवर्नमेंट इसीलिए जो भी स्कीम लेके आती है वो यूनिवर्सल कवरेज के साथ में, यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि भाई आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो तो आपको अलग अलग स्कीम दी जाएगी, नहीं, यूनिवर्सल लेके आती है, सबके लिए बराबर से उसमें लाया जाता है। फेयर रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है माइनॉरिटीज़ को, यानी उनके बेसिकली जो भी उनकी हित को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हैं। मिनिस्टर सेड देयर इज एन एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फॉर ओवरऑल पॉलिसी, यानी इन पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कोई ग्रुप माइनॉरिटी में है भी, कोई भी ट्राइबल ग्रुप की भी बात करें, अगर वो माइनॉरिटी में है तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने एक अलग से एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री बना रखी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, टू हेल्प एंड कोऑर्डिनेट विद वेरियस सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ताकि हम क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके बहुत सारी सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी प्रिस्क्राइब किया है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम टेरराइज जो भी आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या अनलॉफुल एसोसिएशन है उसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत पीनलाइज कर सके। सो दीज आर द मेथड्स जो आपको देखने को मिल रहा है। नाउ रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं तो इस पर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आइदर एट द एसए पेपर, ठीक है, तो ये बेसिक अगर आप देखेंगे या तो आपके जीएस पेपर में आ सकता है। तो इसको बेसिकली एक कोट ये ध्यान रख लीजिएगा किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपका ये स्टेटमेंट दिया था। Now coming to the next part, China steps up LAC air drills as talk stall। अब आपको पता है बेसिकली एक स्टेलमेट देखने को मिल रहा है। अभी 16 राउंड ऑफ टॉक हुआ था चाइना एंड आपके आर्मी के बीच में, बट किसी भी तरीके की कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं, जैसे पहले हो रहा था, हमने कहा कि भाई ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर चाइना की ट्रूप है, यहाँ पर इंडिया की ट्रूप है, आप अपना डीमिलिटराइज करिए, हम अपना करेंगे हर पॉइंट से, बट चाइना किसी पॉइंट पर मान नहीं रहा है। हमने देखा डेमचो
शोचुकेन अगर आप देखेंगे आपके देप्सांग वाले एरिया है जहाँ पर चाइना रिलक्टेंट है, वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा है कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे किसी तरीके का डिसएंगेजमेंट करेंगे। ठीक, तो जो 16 राउंड ऑफ टॉक हुआ था मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, यहाँ पर कोई भी बहुत अच्छा पॉइंट आपको देखने को नहीं मिला, वो कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट देखने को नहीं मिली। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की बात करते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट जहाँ पर आपकी जो आर्मीज रहती है वो जाके पेट्रोल करती है, जाके बेसिकली क्या करती है, चक्कर लगा के आती है कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक, एंड हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, कल परसों 2-3 दिन से हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की बात की गई है। ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी ने बेसिकली क्या मेंशन किया है, डिड नॉट मेंशन द टॉक्स बट कैरिड अ रिपोर्ट ऑन इट्स फ्रंट पेज ऑन एयरफोर्स ड्रिल। उन्होंने रिपोर्ट टॉक्स के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, बट एयर ड्रिल के बारे में जरूर कर दिया कि जो LAC का एरिया वहाँ पर वो लोग एयर ड्रिल को बेसिकली क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास में। ठीक, एंड ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखेंगे तो इंडियन बॉर्डर का आता है। इन अनस्पेसिफाइड हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरिया एम बेसिकली क्या था, वॉज टू इंक्रीज कॉम्बैट एफिशिएंसी, यानी वो अपनी कॉम्बैट एफिशिएंसी को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। चाइनीज एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिला है LAC के राउंड में, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। बेसिकली एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप ऑलरेडी क्या करना चाह रहे हैं, पीस को बनाना चाह रहे हैं, ट्रैंक्विलिटी की, वो एरिया शांत रहे, वहाँ पर अगर आप अपने एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं तो इंडिया भी भेजेगा, फिर इसी तरीके से बातें बिगड़ जाती है। मैं आपको एक मूवी का ध्यान दिलाती हूँ, यू रिमेंबर द पोखरन, आई थिंक सो ना, जिसमें दैट जॉन अब्राहिम, वो जो हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग मिसाइल्स की बात होती है ना, एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो बोमन ईरानी को ही सेड व्हाट, जिसने नहीं देखी मैं बता दूं, उन्होंने कहा आप अपनी जितने भी एयरक्राफ्ट है, जो ड्रिल्स होती है ना, बेसिकली एक तरीके से मॉक एक्सरसाइज होती है कि आप कोशिश करोगे कि भाई हम फायर कर रहे हैं बट फायर करते नहीं है ना, तो आप गन्स को लेके ड्रिल करो, वो सारी चीज़ आप एक ऐसे तरीके का झूठा मूठा दिखाओ कि भाई हम प्रैक्टिस करें जैसे लड़ाई हो रही है, दैट इज़ मॉक ड्रिल। ठीक, तो वो मॉक ड्रिल आप इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर बढ़ा दीजिए ताकि जो हमारे राजस्थान का एरिया है वहाँ से सेटेलाइट अमेरिका हटा ले। ठीक, सो ये जो मॉक ड्रिल होती है ना, उससे पाकिस्तान वाले भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। सो दिस इज द रीज़न कि अगर चाइना अपना वहाँ पर किसी तरीके का मॉक ड्रिल या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, एयर ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है, एक तो आपने ये पूरी की पूरी टॉक्स पे कुछ भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं किया, उसके अगेंस्ट में जाके आप ये काम कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल अगर आप गुड फॉर द इंडिया चाइना रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसलिए दिस इज इन न्यूज़। नाउ CAG फ्लैग्स लैक ऑफ स्पेक्ट्रम प्राइस रिव्यू फॉर कैप्टिव यूजर्स। अगर आप CAG की बात करते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना, तब तक मैं आपको बता रही हूँ, तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, इन्होंने कोई भी पॉलिसी फाइनलाइज नहीं करी है। यानी आपके अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, कैप्टिव यूज़ क्या हो गया, मान लीजिए मिनिस्ट्रीज आपकी यूज़ करना चाह रही है, कोई डिपार्टमेंट यूज़ करना चाह रहा है, कोई एजेंसी यूज़ करना चाह रहा है, तो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाएगा कि भाई ये स्पेक्ट्रम है, इसमें आप यूज़ करिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम जैसे देखा ना, रेडियो ट्यून करते हो 98.3 पे कुछ और आता है, 93.5 पे कुछ और आता है, वैसे अलग अलग स्पेक्ट्रम अलॉट होता है। तो इसके लिए एक पॉलिसी लानी थी एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरीके की कोई भी पॉलिसी अभी तक फाइनलाइज नहीं कर पाया, इसीलिए CAG आपकी क्या कर रही है, पुल अप कर रही है। दैट इज मीन्स व्हाट द CAG इज डूइंग इज द पुलिंग अप द लेग ऑफ द टेलीकॉम डिपार्टमेंट। नाउ इन इट्स रिपोर्ट अगर बात करते हैं तो CAG इज व्हाट डूइंग मैनेजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम असाइंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज, कि आपकी जो भी स्पेक्ट्रम असाइन होना था एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस था इस चीज़ का, कि गवर्नमेंट की बात करें, एजेंसीज की बात करें, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाना है, इसमें CAG ने आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से पूछा है कि आपकी स्पेक्ट्रम प्राइसिंग जो भी मैकेनिज्म है ना, स्पेक्ट्रम को जो प्राइस करने का मैकेनिज्म है, उसको आप रिव्यू करिए। दे में कंसिडर डिफरेंशियल प्राइसिंग डिपेंडिंग ऑन फीचर्स, यानी आप जिस तरीके का स्पेक्ट्रम बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं उसका फीचर कैसा है, उसका यूज़ कैसा है, उसके रिगार्डिंग आप पर्टिकुलर आप अपनी पॉलिसी को, अपनी प्राइसिंग को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आपको टेबल करना है पार्लियामेंट में। ठीक, एक लीगल ओपिनियन था बेसिकली जुलाई 2021 की बात करते हैं अपने ही रेफरेंस में, रिगार्डिंग द मेथड फॉर अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर कैप्टिव यूजेस, यानी अगर आप स्पेक्ट्रम को कैप्टिव यूजर्स के लिए करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या क्या लीगल ओपिनियंस से उसको टेबल आउट किया गया था, जिसमें आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की बात करते हैं, इन्होंने फाइनलाइज किया था पॉलिसी ताकि हम आपके स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट को क्या कर सके, फाइनलाइज कर सके। नाउ DCC की बात करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ये अपेक्स बॉडी है टेलीकॉम पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक, प्रीलिम्स की अगर आप बात करेंगे तो एक ऑप्शन में दिया जाएगा कि इसकी अपेक्स बॉडी कौन है, टेलीकॉम पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए आपकी अपेक्स बॉडी कौन है, DCC की जगह हो सकता है कोई और दे दिया जाए एंड आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ दिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ DOT ने बेसिकली रिव्यू भी नहीं किया अभी तक प्राइसिंग स्पेक्ट्रम को, इसी के लिए है ना CAG हैज पुल्ड अप मतलब क्या हुआ, उनकी टांग खिंचाई हुई है ना। अब CAG बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो CAG अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर बात करते हैं तो इट कम्स अंडर द आर्टिकल 148, जो इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ CAG की बात करता है। CAG क्या होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड के रूप में काम करता है, जिसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है।
ड्यूटी क्या होता है सीएजी का? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं एंड पार्लियामेंट के जो लॉज होते हैं उसको अपहोल्ड करना फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में। इनका और काम क्या होता है? टू गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनको गाइड करना, एज अ फिलोसफर एंड अ फ्रेंड की तरह उनको गाइड कर देना। B.R. अम्बेडकर ने जी ने क्या कहा था कि दैट सीएजी शॉल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की बात करें उसके अंदर में आपका सीएजी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। सेकंड रिमार्क इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया, यू कैन यूज दैट आइदर एज अ मेन्स आंसर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हो तो उसके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के रूप में यू कैन इंट्रोड्यूस दिस दैट सीएजी इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट इन इंडिया, द अदर्स बीइंग सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर आप बात करते हैं एससी, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी, किसी के बारे में भी अगर आ रहा है तो आप इसको इंट्रोडक्शन कोड के रूप में यूज कर सकते हैं या आइदर कंक्लूजन के रूप में। नाउ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट अंडर वारंट हिज हैंड एंड सील। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपने हैंड एंड सील, वारंट सील की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट खुद इनके बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करते हैं। ठीक, 6 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है या तो 65 ईयर्स के लिए, जो भी ये पहले अटेंड कर लें। रेजिग्नेशन ये अपना प्रेसिडेंट को बेसिकली करते हैं। रिमूवल किया जाता है सेम ग्राउंड्स पे जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को मेजोरिटी की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जाता है। किस पार्ट पे? आइदर इन द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी या तो इन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया हो या तो इनकैपेसिटी अपना काम करने में। आर्टिकल 49 टेल्स वाज इनकी ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में। ठीक है, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि सीएजी एक 1971 ने क्या किया था कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में अकाउंट्स थे एंड जो ऑडिट का काम था दोनों को सेपरेट कर दिया ना। दैट्स व्हाई पहले अगर आप देख सकते हैं तो उनका क्या काम था, ये आपके ऑडिट एंड अकाउंट्स दोनों का काम करते थे। 1971 के एक्ट के बाद में बोथ द थिंग्स वर सेपरेटेड। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ड्यूटीज एंड पावर, आप देख सकते हैं किस किस चीज का अकाउंट ये ऑडिट करते हैं ना। इसको खाली मैं रीड करूं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सच है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें समझने वाली चीज। तो आपको सिर्फ ये देखना सीएजी कौन कौन से अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा करता है आपकी सरकार, कंटिजेंसी फंड हर स्टेट का, पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, ऑडिट्स ऑफ ऑल सब्सिडरी अकाउंट्स, यानी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो जितने भी आपके सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं उनके ऑडिट को भी बेसिकली यही करते हैं। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट यू ऑल नो जैसे आपकी सैलरी होती है, सरकार कहीं से भी पैसा ले रहा है, रेवेन्यू भी ले सकता है। ठीक, ये एक्सपेंडिचर जो होता है उनके सारे बेसिकली पार्ट्स को भी ऑडिट करता है। एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि अगर आपको प्रिस्क्राइब करना है कोई भी फॉर्म जिसमें आपका अकाउंट सेंटर या स्टेट बेसिकली रखा जाए, जो भी आपकी ऑडिट एंड रिपोर्ट्स होती है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। सबमिट करते हैं ऑडिट एंड रिपोर्ट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, एसर्टेन एंड सर्टिफाइड करते हैं बेसिकली क्या, जो भी आपके टैक्स या ड्यूटी होती है, ठीक है, जो भी नेट प्रोसीड्स होते हैं आपके किसी टैक्स या ड्यूटी के। ठीक, दूसरी अगर आप ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो ये ऑडिट रिपोर्ट 3 पर्टिकुलर चीजों पे आपको देखने को मिल जाएगी, अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दीज आर 3 ऑडिट रिपोर्ट्स विच इज सबमिटेड बाय सीएजी। रोल की बात करते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। देन कम सीएजी इज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक एजेंट ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम करता है जो कंडक्ट करता है ऑडिट किसके बिहाफ पे, पार्लियामेंट के बिहाफ पे, एंड रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। ठीक है, रीड डाउन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट गिवन हियर। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। मान लीजिए कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया, इट कैन बी रिमूव्ड कि सीएजी इज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, हियर इट कैन बी रिटन इज दैट इट इज प्रेसिडेंट, है ना, तो ऑप्शन आपको टोटली गलत हो जाएगा, इट वुड बी रॉन्ग। नाउ द सीएजी हैज मोर फ्रीडम विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसका ऑडिट करने के लिए एसर्टेन द लीगैलिटी, यानी जो आपने मनी डिस्बर्स किया है किसी भी स्कीम के तहत, किसी भी तहत, उसकी लीगैलिटी को चेक करना। प्रोप्राइटरी ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है, विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दीज आर ऑल द सर्टेन बेसिक अगर आप देख सकते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज जो आपको कौन परफॉर्म करता है, सीजी परफॉर्म करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ऑल स्टेट्स एग्री टू जीएसटी चेंजेस ऑन फूड आइटम्स, फाइनेंस मिनिस्टर। अब बेसिक हुआ कि अगर हम देख सकते हैं जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया। अभी आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था कि कुछ आपके जो पैकेज्ड फूड आइटम्स है अप टू, अगर आपने देखा होगा 25 kg के जो भी आपके पैकेज एंड लेबल आइटम्स आ रहे हैं उन पे जीएसटी इंक्लूड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले लिया नहीं जाता था, बट देवर हिडन। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैसे भी नाम होता है हिडन टैक्सेस। ठीक है, तो कहीं अगर आपको हिडन टैक्सेस के बारे में दिया जा रहा है तो यू शुड बी श्योर दैट दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों? अगर आप कोई सोप खरीदने जाते हैं, ठीक है, उस सोप में अगर आप देखते हैं तो आपको एमआरपी लिखा हुआ मिलता है, बट उस एमआरपी पे ये नहीं लिखा रहता है कि इसके अंदर आपके टैक्सेस भी इंक्लूड किए गए। नाउ अब यहाँ पर बेसिक हमारा इशू क्या है कि अभी बहुत सारे लोग ये इशू रेस कर रहे हैं, आप अपोजिशन की बात करिए, बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं, कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी को बढ़ा दिया है। ठीक,
जो भी आपके जीएसटी को इम्पोज किया जा रहा है अनब्रांडेड प्री पैक प्री लेवल फूड प्रोडक्ट्स को, ये क्रिटिकल है, कर्ब करना है बेसिकली टैक्स लीकेज को, एंड नॉट टेकन बाय वन मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल अलोन एज ऑल स्टेट्स हैड एग्रीड टू द मूव। तो निर्मला सीतारमण जी ने बेसिकली क्लियर कर दिया कि जो भी आपको मिथ्या हो रही है कि इन पैकेट्स फूड आउट आइटम्स पे यानी प्री लेबल्ड आइटम्स पे आपके टैक्स को लगाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, पहले भी इन पे इम्पोज होता था बट टैक्स लीकेज देखने को मिलता था। एंड ये डिसीजन किसी एक मेंबर के द्वारा नहीं लिया गया है जीएसटी काउंसिल के, बट सारे स्टेट जो है वो बेसिकली इस मूव के लिए अग्री हुए थे। मिनिस्टर ने ये भी अग्री किया कि जितने भी आपके फूड आइटम्स है, चाहे वीट की बात करिए, पल्सेस की, राइस की, मेज की, कर्ड या लस्सी, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा जीएसटी से जब इनको लूज सोल्ड किया जाएगा। ठीक है, लूज सोल्डिंग पे किसी भी तरीके का जीएसटी नहीं किया जाएगा। एंड इट वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर बीइंग टैक्स एंड स्टेट्स वर कलेक्टिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक, कि आपके स्टेट जो आपके स्टेट्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके रेवेन्यूज को कलेक्ट कर रहे हैं। पंजाब की बात कर रहे हो तो पंजाब में अलोन 2000 करोड़ रुपए बेसिकली टैक्स के थ्रू आपका कलेक्ट किया गया था फूड ग्रेन्स पे, परचेज टैक्स। यूपी ने 700 करोड़। तो ये ऑलरेडी होता रहा है बट अब इसको प्रोमिनेंट दिखा दिया गया। ठीक है, टेकिंग दिस इनटू अकाउंट व्हेन जीएसटी वाज रोल्ड आउट, अ जीएसटी रेट ऑफ 5% वाज मेड एप्लीकेबल। जब जीएसटी को रोल आउट किया गया था तो आपके जो ब्रांडेड सीरियल्स से पल्सेस रोल, उसमें 5% का जीएसटी था। लेटर इसको अमेंड कर दिया गया सिर्फ उन आइटम्स में जो आपके अंडर रजिस्टर्ड ब्रांड या ब्रांड बेसिकली जो एनफोर्सेबल राइट को लेके आते थे, जो फॉरगॉन सप्लायर बेसिकली आपके सप्लायर के द्वारा फॉरगॉन नहीं किए जाते थे, उन पे इम्प्लाई किया जाता था। नाउ यहाँ पर बेसिकली एक और पर्टिकुलर आपके पॉइंट आउट किया गया है इशू को, दैट इज रेम्पेंट मिसयूज बाय रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड ब्रांड ओनर्स एंड देयर वाज अ मार्क ड्रॉप इन रेवेन्यूज ओवर टाइम। यानी बहुत सारे आपके ऐसे रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स थे जो टैक्स का बेसिकली क्या कर रहे थे, एक तरीके से लीकेज देखने को मिला था जिनके द्वारा। ठीक, तो इसी मिसयूज को कर्ब करने के लिए आपके जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने क्या किया है, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे बहुत सारे स्टेट के, सिर्फ सेंट्रल का ही आपका डिसीजन नहीं है, ना ही सिर्फ जीएसटी काउंसिल का है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड बहुत सारे नॉन बीजेपी पार्टीज की भी बात करते हैं, तो उन्होंने भी इस चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन दिया। दिस वॉज अ क्लैरिफिकेशन, है ना, ये क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है बेसिकली आपके एक तरीके से आप कह सकते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उन पर्टिकुलर पर्सन को जो कहीं ना कहीं ये इशू रेस कर रहे हैं कि जीएसटी अब खाने के आइटम पे भी लगेगा। ठीक, फर्दर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि दैट दीज चेंजेस वर कंपोज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यानी ऐसी जगह जहां पर आपको बीजेपी की सरकार नहीं भी देखने को मिल रही है, वहां पर भी आपके पर्टिकुलर इन मेंबर्स ने क्या किया, आपके जीएसटी पर्टिकुलर जीएसटी डिजाइन को रिकमेंड किया। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल्स, टीवी डिबेट्स, गवर्नमेंट टेक एक्शन इन 163 केसेस। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 163 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके प्रोग्राम कोड होते हैं। यानी कोई भी अगर आप केबल टेलीविजन नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स लाया जाता है। ठीक, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की बात करते हैं अनुराग ठाकुर जी की, तो उन्होंने कहा है कि 163 केसेस हमको ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर जो मीडिया शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, पहले ब्रॉडकास्टिंग होती थी, मूवीज आती थी, उनका सेंसर होता था, बट अगर अब देखेंगे तो बहुत सारे आपके ऐसे सीरियल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसी सीरीज आ जा रही हैं जिसका किसी तरीके से सेंसर नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो उसमें जो 163 केसेस देखे गए आपके वायलेशन से, उसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस पर किसी न किसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने कहा जितने भी प्रोग्राम से टेलीकास्ट ऑन प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स वर रिक्वायर्ड टू एडयर टू प्रोग्राम कोड लेड डाउन ऑन द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल 1994, जो आपके 1995 के एक्ट के तहत लाए गए थे। यानी इसमें जो भी आपका प्रोग्राम कोड आपको दिया गया है उसको आपको अडहेयर ही करना है, यानी आपको उसको मानना ही मानना है, फॉलो करना है। कोड क्या करता है, प्रोहिबिट करता है टेलीकास्ट ऑफ एनी प्रोग्राम कंटेनिंग अटैक्स ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज और विजुअल वर्ड्स कंटेम्प्चुअस ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स ऑन विच प्रोग्राम कम्युनल एटीट्यूड्स। यानी किसी भी तरीके का अगर आप कंटेंट दिखा रहे हैं जो किसी रिलीजन को, किसी कम्युनिटी को हर्ट कर रहा होता है, या किसी तरीके से विजुअल या वर्डिंग के थ्रू आप उस ग्रुप को कहीं ना कहीं एक कम्युनल एटीट्यूड की तरफ लेके जाते हैं, कि कम्युनलिज्म की तरफ लेके जाते हैं कि भाई आप उनको इंस्टिल कर रहे होते हैं कि भाई पर्टिकुलर दैट ग्रुप इज बैड एंड दैट ग्रुप इज गुड, सो ये आपके कोड के बाहर आ जाता है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है इस तरीके के बेसिकली जो भी आपके कोड को वायलेशंस हो रहे हैं उस पर एक्शंस लेने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ ही साथ आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल को भी अमेंड किया है एक नोटिफिकेशन के थ्रू जून 17/21 में, ताकि आप स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स। अगर इस तरीके की किसी वायलेशन को लेके कोई ग्रीवांस या कंप्लेन आ रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए भी आपकी इस पर्टिकुलर चीज को लाया गया। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कोड एंड किस चीज के वायलेशन की बात हो रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेलवे टर्न टू गूगल मैप्स टू अलॉट एग्जाम सेंटर्स। अब आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं।
हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है गूगल मैप। अब इन्होंने एक गाइडलाइन निकाल दी है कि किसी को भी अगर सेंटर अलॉट किया जाएगा तो ये बेसिकली ध्यान में रखा जाएगा कि जो भी आपके सेंटर्स दिए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का सेंटर 300 किलोमीटर के अंदर ही रहे, है ना, एज मच एज पॉसिबल। कोई भी एक स्टूडेंट है जो भी उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही आपको क्या कर दिया जाएगा, गूगल मैप्स के थ्रू पिन कोड को लोकेट करते हुए आपका जो सेंटर होगा उसी के पर्टिकुलर अंदर में दे दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल दैट। एंड ये बहुत लंबा इशू रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत दूर सेंटर दे देते थे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को इसमें से हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल सेंटर्स की आपको इतनी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो उन पर्टिकुलर बच्चों को छोड़ के बाकी 99% ऑफ कैंडिडेट्स के लिए ये इशू कर दिया जाएगा कि येस वी कैन बेसिकली गिव यू द सेंटर्स विच इज among the distance of 300 kilometers. Now coming to the next news article, UK records its highest ever temperature. Now heat wave की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, दैट इज 40.2 डिग्री सेल्सियस। ये आपका प्रोविजनली रिकॉर्ड किया गया बाय लंच टाइम एट हेथ्रो एयरपोर्ट इन वेस्ट लंडन, जो कंपनी को अनचार्टेड टेरिटरी, जो बेसिकली अगर आप देखेंगे टेकिंग द कंट्री इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। ब्रिटेन की प्रीवियस ऑल टाइम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 38.7 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिला है, दैट वाज इन, अगर आप देखेंगे, कैम्ब्रिज इन ईस्टर्न इंग्लैंड इन 2019। नाउ व्हाट आर द आउटकम्स जो आपको देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज के लिए, दैट इज व्हाट कि इस टेम्परेचर राइज की वजह से जो भी आपके इश्यूज हैं, यानी पर्टिकुलर अगर आप देख सकते हैं, होल्ड ऑन ना व्हाट वर वी डिस्कसिंग, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमें क्या देखने को मिला है कि जो आपके टेम्परेचर राइज देखने को मिला है उसकी वजह से आपको वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, वाइल्ड फायर्स का मेन रीजन एक टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज का बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। ये बेसिक किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस की वजह से हो रहा है। ठीक, तो जो भी आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसका पॉसिबल रीजन आपका ग्रीन हाउस है, एंड दैट इज ड्रिवन बाय बेसिकली ग्रीन हाउस ड्रिवन इज व्हाट, द क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आपको पता है बहुत सारे आपके डेवलपमेंट टारगेट सेट किए गए हैं कि टिल द 2050 हमें कितना बेसिक रखना है, कितना अपना कार्बन एमिशन रखना पड़ेगा, कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा हमें। ठीक, सो दीज वर द ऑल डेवलपमेंट्स जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, व्हाई इट हैज बीन इंक्लूडेड, यू हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ हीट वेव, द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड फायर्स, कहाँ पर ये फ्रिक्वेंट है। ठीक, एंड ग्रीन हाउस गैस एंड क्लाइमेट चेंज को एक बार रीड कर लिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जीएसटी, पंजाब गोवा में सी मोस्ट स्ट्रेस। अब 5 साल बेसिकली हो चुका है आपके जब सेंट्रल जीएसटी लेके आई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रखा था कि ठीक है स्टार्टिंग में स्टेट्स को आपके दिक्कत होने वाली तो हम थोड़ा कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। 5 ईयर का अश्योर्ड कंपनसेशन रखा गया था स्टेट्स का अंडर जीएसटी रिजाइम हैंडिंग एंडेड लास्ट मंथ। पंजाब, गोवा एंड छत्तीसगढ़ आर लाइकली टू फेस द मोस्ट रेवेन्यू स्टेट। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप 3 स्टेट्स की बात करते हैं तो ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल जाएगा। अभी तक सरकार आपकी क्या लेके आई थी कि ठीक है मान लीजिए आपको 20 लाख का या 20 रुपये का मान लीजिए आपको आपका रेवेन्यू आपका कलेक्शन होता था, जीएसटी आने के बाद में अगर आपका 10 रुपये का कलेक्शन हो रहा है तो 10 वुड बी गिवन बाय द सरकार कि आपको कंपनसेशन मिल जाए। ठीक, बट अब सरकार क्या होने वाली है, 5 साल हो चुके हैं, अब वो अश्योर कर रही है कि ठीक है आप हटाइए, एंड अब आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। अब रेवेन्यू जितना हो रहा था नहीं हो रहा था, अभी तक कंपनसेशन मिल गया, अब सरकार ये नहीं करने वाली है। इसी में पर्टिकुलरली कहा जा रहा है कि अब स्ट्रेस आपके कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स पे आएगा। ठीक, ये जो वर्किंग पेपर निकाला गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के द्वारा निकाला गया, पोजिट्स के द्वारा, रेवेन्यू असेसमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है जीएसटी इन इंडिया, ये आपकी NIPFP प्रोफेसर मुखर्जी ने बेसिकली किया था, एंड नोटेड दैट रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम जीएसटी हैड फॉलन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यानी आप सेंटर की बात करिए या स्टेट्स की बात करिए, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही कम कलेक्शन देखने को मिल रहा है। बट दैट द फॉर्मेट हैड मेड अप फॉर दिस बाय रेजिंग नॉन शेयरेबल टैक्सेस, यानी जो भी आपके नॉन शेयरेबल टैक्सेस थे उसको रेज कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर मेन इशू एक आपको देखना है कि आपके अगर बात करते हैं सेंट्रल की एंड स्टेट्स की, ठीक, इनके सब्जेक्ट्स डिवीजन की बात करिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका सेंटर में आ रहा है, कौन कौन से स्टेट्स में आ रहा है, कौन कौन से टैक्सेस आपके सेंटर कलेक्ट करता है, कौन कौन से आपके स्टेट कलेक्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके सेंटर ने थोड़ा सा काम आसान किया था कि कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो दोनों आपके आपस में शेयर करते हैं, तो आपके सेंटर ने जो नॉन शेयरेबल टैक्सेस यानी ऐसे टैक्सेस जो आपके स्टेट्स के पास जाएंगे उनको बढ़ा दिया गया था ताकि आपके स्टेट्स पे थोड़ा सा कम असर देखने को मिले। एनालिसिस क्या कहती है दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स द शेयर ऑफ स्टेट जीडीपी कलेक्शन कंपेंसेशन रिसिप्ट की बात करते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डू नॉट शो मच इंक्रीज ड्यूरिंग 17-21 एज कम्पेयर टू शेयर ऑफ रेवेन्यू दैट इज सबस्यूमेंट टू जीएसटी इन जीएसडीपी ड्यूरिंग 15-17। यानी आपका जो
जीएसटी जीएसडीपी में कंज्यूम किया गया था, सब्स्यूम कर दिया गया था, उसके कंपैरिजन में 17-21 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिला है। ट्रेंड कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपेयरिंग रेवेन्यू ट्रेंड्स प्रायर टू जीएसटीज इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम जुलाई 17 विद दोज सिंस देन, मिस्टर मुखर्जी फाउंड दैट शेयर ऑफ जीएसटी रेवेन्यूज फेल फॉर एमपी अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। ठीक, एमपी का जो जीएसटी रेवेन्यू था वो गिर चुका था, बट पंजाब की बात करते हैं तो लार्जेस्ट इंक्रीज आपको देखने को मिली है रेवेन्यूज में। इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। रेवेन्यू कंपनसेशन की बात करते हैं, ये स्टेट्स के लिए अश्योर किया गया था टू ज्वाइन द जीएसटी फ्रेमवर्क एंड हैड हेल्प देम कोप विद शॉर्टफॉल्स, यानी जो भी शॉर्टफॉल्स देखने को मिले थे उससे कोप अप करने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपकी ये पूरी चीजें यहाँ पर सरकार ने वैसे भी उनको हेल्प किया हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसी रेवेन्यू कंपनसेशन के एब्सेंस में आपके स्टेट्स को जीएसटी या रेवेन्यू में बेसिक आपको शॉर्टफॉल देखने को मिल जाएगा, एंड उसी को पर्टिकुलर आपकी मुखर्जी जी ने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट आउट किया। कमेंट टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नाउ। अब क्योंकि यहाँ पर जीएसटी के 5 साल पूरे हो चुके हैं तो जीएसटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में आया था, क्या बेसिकली इसके प्रोविजन से जीएसटी काउंसिल किसके अंदर में आता है, क्या इसको अमेंडमेंट करके कंसिडरेशन में किसी एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया था। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आरबीआई हेल्प्स रूपी टू स्टडी आफ्टर 7 सेशंस ऑफ लॉस। अब आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं, आपके जो वैल्यूज है अलग अलग करेंसीज की वो डिप्रिशिएट कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, अपने फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया है। ठीक, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बेसिक क्या, एक सिंपल सी बात करिए, समझिए, अगर आपका यूएस किसी भी पर्टिकुलर अपने यहाँ के फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो इंडिया में जो कंपनी पैसा लगा रही थी उनको इंटरेस्ट कम मिलने लगेगा, यूएस में ज़्यादा मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, इंडिया को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, यूएस में चले जाएंगे। नाउ रिजर्व, इसकी वजह से इंडिया की करेंसी क्या हो जाएगी, इंडिया से डॉलर बाहर चला जाएगा, इंडिया की करेंसी वीक होती चली जाएगी। आपके आरबीआई ने इंटरवीन किया है करेंसी मार्केट में ट्यूसडे को, ताकि वो हेल्प कर सके रुपये के स्टेडीपन को, बेसिकली इस रुपये को क्या कर सके, एक पर्टिकुलर लेवल पे लाके उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक, क्योंकि रुपये आपका अगर आप इंट्राडे की बात करते हैं 80.05 पर डॉलर पे वीक होके आ चुका था। इतना लोएस्ट पार्ट आपने रुपये का कभी नहीं देखा होगा। मोस्ट एशियन करेंसीज की बात करते हैं तो पिछले कुछ महीने से आपका जो ये रुपये है वो लगातार फॉल करते जा रहा है, एंड इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व अपने रेट अग्रेसिव तरीके से बढ़ा रहा है। मेन क्या है इसका काम, इन्फ्लेशन को कर्व करना। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पर आपको दिखा दूं। मान लीजिए एक जनरल सी चीज है, यूएस का फेडरल रिजर्व, ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा है तो यूएस का फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाएगा, यूएस के बहुत सारे लोगों ने, यूएस के बहुत सारे म्यूचुअल फंड वालों ने, यूएस के बहुत सारे और भी जो सिटीजन होंगे या कंपनीज ने, मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज में पैसे लगा रखे हैं। लेट्स से इंडिया में पैसे लगाए हैं, इंडिया वाले उनको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने 20% कर दिया। ठीक, 20% करने की वजह से क्या होगा, इंडिया में जिस भी इंसान ने पैसा लगाया तो वो पैसा ले जाके कहाँ दे देगा, यूएस को दे देगा। इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया में जो डॉलर का इनफ्लो हुआ था, इंडिया में जो डॉलर आया था वो डॉलर वापस कहाँ पहुंच गया, आपके यूएस के पास में। किसी देश में कोई फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा देखने को मिलती है उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट करती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, तो जब इंडिया में बहुत सारा पैसा आया था तो मान लीजिए $1 की वैल्यू से 50 रुपए थी। अब क्योंकि आपके यूएस ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो इंडिया से सारा पैसा बाहर चला जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो आपके इंडिया से डॉलर बाहर चला गया तो $1 की वैल्यू इंडिया के कंटेक्स्ट में 80 रुपीज हो चुकी है। दिस इज द मेन रीजन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, एंड नाउ अगर बात करते हैं यूएस डॉलर टू होवर्ड जस्ट अबव 1 वीक लो वर्सेस मेजर पीयर्स एज मार्केट्स रिड्यूस द ऑड्स ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट, है ना। यूएस डॉलर की बात करते हैं तो उसका भी अपने पर्टिकुलर 1 वीक लो वर्सेस पे आपको देखने को मिल जा रहा है। रुपी पर्टिकुलर रिकवर किया था, बट अगर आप देखेंगे तो एंडिंग कितने पे हुए, 79.92 एंड 79.98 मंडे को क्लोज हुआ है, तो स्टिल बहुत ज्यादा वीक आपको रुपी देखने को मिल रहा है। रीजन अभी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। उस इन्फ्लेशन रेट को कर्व करने के लिए यूएस ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इंडिया से पैसा बाहर गया तो इंडिया की वैल्यू की जो इंडिया की रुपी की वैल्यू थी वो डिप्रिशिएट हो रही है। ये फर्दर क्या करता रहेगा, वीक करता रहेगा। ये किसने कहा है, आपके प्राइवेट बैंक के एक सीनियर ट्रेडर ने कहा है। ठीक, बट हाउ सून एंड हाउ मच विल डिपेंड ऑन द आरबीआई, ये डिपेंड करेगा आरबीआई पे कि आरबीआई इसको कर्व करने के लिए क्या मेजर लेके आता है। आपके लिए एक होमवर्क है, डू लेट मी नो कि आरबीआई क्या करता है। अगर आपका रुपये डिप्रिशिएट कर रहा है, रुपये की वैल्यू 80 रुपये तक आ चुकी है, गिर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा। ठीक है, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय आरबीआई फॉर बेसिकली काउंटरिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। बहुत बार आपके प्रीलिम्स में भी आ चुका है, तो उसको देखिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।